दोस्तों, एसएससी फाउंडेशन विद मोनिका में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा ना सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जहां प्राचीन भारत की गहरी आस्था और हमारा आज का मॉडर्न साइंस बिल्कुल आमने सामने आ खड़े होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अब जरा सोचिए क्या होता है जब हमारी प्राचीन आस्था विज्ञान के एकदम स्थापित नियमों को सीधे तौर पर चुनौती दे डालती है। पूरे भारत में हमें कई ऐसे मंदिर मिलते हैं जहां होने वाली भौगोलिक, वास्तुकला या कह लीजिए मनोवैज्ञानिक घटनाएं आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। और देखिए, हम यहाँ किसी सुनी सुनाई बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन तथ्यों की बात कर रहे हैं जिन्हें बार बार परखा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी को चुनौती देने वाले चमत्कारों की। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर को ही ले लीजिए। यहाँ का जो नाट्य मंडप है ना, वो वास्तुकला का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसकी भव्यता और बारीकी सच में बेमिसाल है। पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां और इन खंभों की बनावट प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन इस मंदिर के बनावट में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि इसके 70 भारी भरकम खंभों में से एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं है। जी हाँ, खंभे के आधार और जमीन के बीच ठीक 1 सेंटीमीटर का गैप है। मतलब ये खंभा लिटरली हवा में झूलता रहता है। जो भी पर्यटक वहां जाते हैं वो अक्सर इसके नीचे से कोई कपड़ा या कागज निकालकर खुद चेक करते हैं कि आखिर ये भारी भरकम पत्थर ग्रेविटी के नियमों को कैसे फेल कर रहा है। आपको पता है, ब्रिटिश काल के दौरान एक अंग्रेज इंजीनियर ने इस लटकते हुए खंभे का रहस्य सुलझाने की बहुत कोशिश की थी। उसने खंभे को अपनी जगह से हिलाने का भी प्रयास किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मंदिर की पूरी संरचना ही हिलने लगी और उसे अपना काम तुरंत रोकना पड़ा। मतलब प्राचीन वास्तुकारों ने छत के वजन को इतने गजब तरीके से बांटा था कि एक खंभा हवा में होने के बावजूद पूरी इमारत मजबूती से खड़ी है। ये अपने आप में वजन वितरण या वेट डिस्ट्रीब्यूशन की अकल्पनीय समझ है। अब अगर हम ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वहां की घटनाएं भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। कोई पक्षी या हवाई जहाज मंदिर के गुंबद के ऊपर से नहीं उड़ता। दिन के किसी भी समय मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। और सबसे ऊपर लगा सुदर्शन चक्र, आप उसे किसी भी दिशा से देख लें, वो हमेशा आपके सामने ही मुड़ा हुआ नजर आएगा। वैज्ञानिक आज भी इनका सटीक कारण नहीं खोज पाए हैं। वास्तुकला की बात हो ही रही है तो तमिलनाडु के मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर को भी देखना बनता है। अब मॉडर्न इंजीनियरिंग तो यही कहती है ना कि किसी भी विशाल इमारत को खड़ा करने के लिए एक बहुत गहरी और मजबूत नींव की जरूरत होती है। लेकिन ये जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि मीनाक्षी मंदिर के इतने विशाल और नक्काशीदार गोपुरम बिना किसी नींव के खड़े हैं। सदियों से मजबूती से खड़े ये टावर हमारी आज की निर्माण तकनीकों के लिए सच में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। खैर, अब पत्थरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ अकल्पनीय जैविक और अनुष्ठानिक रहस्यों की तरफ चलते हैं। राजस्थान का करणी माता मंदिर, ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों की संख्या में चूहे खुलेआम घूमते हैं, जिन्हें श्रद्धा से काबा कहा जाता है। वहाँ स्थिति ये होती है कि श्रद्धालुओं को अपने पैर जमीन पर घसीट कर चलने पड़ते हैं ताकि गलती से भी कोई चूहा पैरों के नीचे ना आ जाए। अब हैरान करने वाली बात यह है कि इतने चूहों की मौजूदगी के बावजूद आज तक वहां किसी बीमारी या प्लेग के फैलने की कोई खबर नहीं आई है। आपको वहां कोई मरा हुआ चूहा नहीं दिखेगा, कोई बिल्ली आज तक इस मंदिर के परिसर में नहीं घुस पाई है। और अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाए ना, तो बस समझ लीजिए कि मन्नत पूरी हो गई। ये जानवरों के सामान्य बर्ताव से एकदम अलग है। और अगर हम कुछ खास अनुष्ठानों की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान काल भैरव की पत्थर की ठोस मूर्ति को शराब का भोग लगाया जाता है। और पता है क्या, जब पुजारी मूर्ति के होठों के पास वो प्याला ले जाते हैं तो शराब वास्तव में उस प्याले से गायब होने लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे मूर्ति सच में उसे पी रही हो। कई लोगों ने, शोधकर्ताओं ने इसकी जांच की है, लेकिन ये तरल पदार्थ आखिर जाता कहाँ है, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। ये जो खूबसूरत चित्र आप देख रहे हैं, ये लेपाक्षी के 7 फन वाले विशाल नागलिंग का है, जिसे एक ही पत्थर से तराशा गया है। ये प्रकृति की दिव्य शक्तियों का एक अद्भुत प्रतीक है
और जब प्रकृति के चमत्कारों की बात आती है तो गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर कैसे भूल सकते हैं। ये मंदिर दिन में 2 बार हाई टाइड के कारण पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है और फिर पानी उतरने पर वापस प्रकट हो जाता है। प्रकृति और आस्था का ऐसा तालमेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, मनोविज्ञान, आस्था और उपचार। राजस्थान के दौसा जिले में 2 पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है। प्रेत बाधा और मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए ये जगह पूरे देश में जानी जाती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोविश्लेषक हुए हैं सुधीर कक्कड़। उन्होंने अपनी 1982 की किताब शामन्स, मिस्टिक्स एंड डॉक्टर्स में इस मंदिर का बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उन्होंने इसे महज एक अंधविश्वास मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे सांस्कृतिक रूप से सुसंगत चिकित्सीय प्रणाली का नाम दिया। यहाँ समाजशास्त्र का एक सिद्धांत लागू होता है जिसे इडियम ऑफ डिस्ट्रेस यानी संकट की अभिव्यक्ति कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जिन मानसिक बीमारियों को पश्चिमी मनोचिकित्सा न्यूरोटिक विकार मानती है, उन्हें बालाजी में भूत प्रेत या बुरी आत्माओं के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। हमारा समाज इन मानसिक उथल-पुथलों को एक ऐसा नाम दे देता है जिसे हमारी संस्कृति आसानी से समझ सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मरीज को उसकी बीमारी के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता, बल्कि सारा दोष उस बाहरी आत्मा पे डाल दिया जाता है। इससे मरीज के अंदर जो शर्म या अपराध बोध होता है ना, वो एकदम खत्म हो जाता है। बालाजी मंदिर में होने वाले इस उपचार को पेशी कहा जाता है। और देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें मरीज एक तरह के ट्रांस या कह लें कि सम्मोहन की अवस्था में चला जाता है। उन्हें कठोर शारीरिक श्रम और सख्त आहार से गुजरना पड़ता है। सबसे दिलचस्प बात है यहाँ का सिस्टम, जो बिल्कुल एक अदालत की तरह काम करता है, जहाँ देवताओं की अपनी एक पूरी व्यवस्था है। आत्माओं को बुलाया जाता है, उन पर मानो मुकदमा चलता है और फिर उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया मरीज को एक स्पष्ट पौराणिक कहानी देती है कि वो कैसे अपने अंदर के राक्षसों से लड़कर फाइनली जीत हासिल कर सकता है। अगर हम पश्चिमी मनोरोग विज्ञान और बालाजी मंदिर के तरीके की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पश्चिमी तरीका पूरी तरह से क्लिनिकल है, जबकि बालाजी का तरीका पौराणिक और आध्यात्मिक है। पश्चिम में सिर्फ बात करके यानी वर्बल थेरेपी से इलाज होता है, जबकि यहाँ पेशी और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के जरिए। पश्चिम में बीमारी को दिमाग के अंदर माना जाता है, यहाँ बाहर की आत्मा पर दोष मढ़ दिया जाता है। सुधीर कक्कड़ ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी कि अगर सिगमंड फ्राइड की प्रसिद्ध मरीज एमी वॉन एन एक भारतीय होती तो शायद किसी डॉक्टर पे नहीं बल्कि एक राक्षस पर चिल्ला रही होती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच में काम करता है? तो देखिए, एक औपचारिक मनोरोग अध्ययन में बालाजी आने वाले 100 मरीजों का डेटा लिया गया। इनमें से 48 न्यूरोटिक और 28 साइकोटिक विकारों से ग्रस्त थे। इस स्टडी में पता चला कि ये वो लोग थे जो मॉडर्न दवाइयों और अस्पतालों से बिल्कुल निराश हो चुके थे। उनके लिए ये मंदिर एक आखिरी उम्मीद की तरह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कई लोगों की स्थिति में रिकवरी या सुधार सच में मापा जा सका। तो बालाजी का असली जादू शायद कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि समुदाय और परिवार का वो असीम समर्थन है जो मरीज को मिलता है। यहाँ मानसिक दर्द को छिपाया नहीं जाता, कोई पर्दा नहीं डाला जाता, उसे सबके सामने लाया जाता है। उसका एक नाम होता है और पूरा परिवार मरीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। बीमारी का कलंक मिट जाता है और कई बार यही सामूहिक समर्थन सबसे बड़ी दवा बन जाता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां विज्ञान और भक्ति का मिलन होता है। चाहे वो लिपाक्षी का हवा में झूलता खंभा हो जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देता है, या फिर बालाजी मंदिर जो टूटे हुए मनों को वापस जोड़ता है, ये सभी घटनाएं हमें एक बात तो पक्के तौर पर बताती हैं: इंसानी विश्वास और हमारी सांस्कृतिक आस्थाएं उन प्रक्रियाओं को जन्म दे सकती हैं जिन्हें आज का क्लिनिकल विज्ञान, जीव विज्ञान या फिजिक्स पूरी तरह से समझ नहीं सकता। ज्ञान सिर्फ वो नहीं है जो किसी लेबोरेटरी में सिद्ध हो जाए, ज्ञान वो भी है जो सदियों से एक पूरी संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या किसी भी समाज की ज्ञान या उपचार प्रणाली कभी पूरी तरह से तटस्थ यानी न्यूट्रल हो सकती है, या फिर वो हमेशा उस समाज की संस्कृति और मान्यताओं से ही आकार लेती है? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा विचार है जो हमें विज्ञान और आस्था की सीमाओं पर सोचने को मजबूर कर देता है। हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसएससी फाउंडेशन विद मोनिका के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जल्द ही ऐसे ही और भी रोचक विषयों के साथ हमारी वापसी होगी। तब तक के लिए सीखते रहें और हाँ, सवाल पूछते रहें।